नमस्कार, एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुन्नू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम जो है वो राजस्थान के भूगोल के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो एक बार पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आपका महत्वपूर्ण समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम बढ़ते हैं और हमारे सामने पहला जो कोटेशन है वह है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब तक हम मंजिल प्राप्त नहीं करते तो हमारे मार्ग में ठोकरें लगेंगी और ठोकरों का अर्थ ये है कि ज्ञान जो है वो ठोकर खाकर ही प्राप्त होता है और इसलिए हार से हमें एक नई ऊर्जा, एक नए जुनून के साथ क्या करते हैं मौका मिलता है और हमें ये पता चलता है कि हमने किस कारण से जो है वो सफलता प्राप्त नहीं की। यानी लगातार सफलता प्राप्त करने के पीछे हार एक महत्वपूर्ण जो है वो सबक होता है और ये सबक जो है वो हमें एक नवीन मार्ग, एक नवीन मंजिल को क्या करते हैं प्रदान करता है। तो हम कहेंगे हमारे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और बालसन किससे संबंधित है और हमारे सामने ऑप्शन है काष्ठ स्थलाकृति, हिमानीकृत स्थलाकृति, शुष्क स्थलाकृति, बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति। तो हम अगर कहें कि बालसन क्या होता है तो बालसन जो है वो एक ऐसी झील होती है जो पर्वतीय क्षेत्र का पानी जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में या हम कहें मरुस्थल और पर्वत पेंदे के मध्य जो झील बनती है उसे क्या कहते हैं बालसन कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो उत्तर होगा वो ये होगा कि मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क प्रदेश में निर्मित जो झील है उसे क्या कहा जाता है बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं बालसन। और बालसन क्या होगी हम कहते हैं मरुस्थल और पर्वत पेंदे के मध्य जो झील बनती है वो बालसन कहलाती है। और बालसन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कौन सी झील है सांभर झील है। सांभर झील जो है वो कहाँ पे है तो हम कहते हैं जयपुर में। कहाँ पे है जयपुर में। वैसे जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में विस्तृत है। भारत की सबसे बड़ी खारी जो झील है या हम कहें भारत की सर्वाधिक खारी झील है वो कौन सी झील है सांभर झील है जो भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक का क्या करते हैं उत्पादन करते हैं। जबकि अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है तो हम कहेंगे चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो कहाँ पे है उड़ीसा में है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या मानी जाती है झील मानी जाती है। और भारत की सर्वाधिक खारी झील पूछे तो सांभर झील। और सांभर झील कहाँ पे है तो हम कहते हैं जयपुर। यहाँ पे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है वो क्या करते हैं नमक का उत्पादन करती है और हम कहते हैं हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है वो केंद्र सरकार का क्या है उपक्रम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो कौन से प्रदेश में है। पहला है छप्पन का मैदान और दूसरा है हाड़ौती का पठार, तीसरा है घग्गर का मैदान और चौथा है शेखावाटी प्रदेश। तो हम कहते हैं रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो है ये हाड़ौती प्रदेश है और हम कहते हैं हाड़ौती का जो पठार है इस पठार में यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ियाँ और ये जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं ये बूंदी से प्रारंभ होती है। बूंदी, कोटा और बारा इन 3 जिलों में विस्तृत है। और हम कहते हैं कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये घोड़े के नाल जैसी, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है। दूसरी इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों की एक विशेषता है कि 2018 में इसे जियो हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें क्या किया गया शामिल किया गया। दूसरा इसी रामगढ़ की पहाड़ी के पास ही यहाँ पे बारां जिले में शाहगढ़ उच्च भूमि है और शाहगढ़ उच्च भूमि जो है इस उच्च भूमि की विशेषता यह है कि यहाँ पे राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति जो है वो क्या करती है निवास करती है और इसे बोलते हैं सहरिया।
राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति सहरिया कहाँ पे निवास करती है? शाहगढ़ उच्च भूमि में। शाहगढ़ उच्च भूमि कहाँ पे है? 12 में। और ये एक प्रकार की कृषि करते हैं, इस कृषि को कहा जाता है वालरा कृषि। यानी सहरिया जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। तो हमारे को याद रखना है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी पहाड़ियां हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां जो है उसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल की जैसी है। 2018 में इसे जियो हेरिटेज का जो है वो दर्जा दिया गया है। एक याद रखना, ये जो पहाड़ियां हैं ये उल्कापात के लिए या खगोलीय घटना के लिए, खगोलीय जो घटना है, इस खगोलीय घटना के लिए ये भौगोलिक प्रदेश जो है वो चर्चा का क्षेत्र रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे ही एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पे ही कोटा से लेकर झालावाड़ जिले में कुछ पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों को कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की विशेषता है कि ये जो पहाड़ियां हैं ये अर्धचंद्राकार आकृति की ये पहाड़ी हैं और इसकी सर्वोच्च जो बिंदु है उसे कहा जाता है चांदवाड़ी। चांदवाड़ी जो है वो इस मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च, कोटा के अंदर अवस्थित है, सर्वोच्च जो है वो क्या माना जाता है? चोटी। छप्पन का मैदान, तो हम कहते हैं छप्पन का मैदान जो है वो कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 56 गांवों का जो समूह है माही नदी द्वारा सिंचित है उसे क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। घग्गर का मैदान तो हम कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो मैदान है घग्गर नदी द्वारा निर्मित, जो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है वो यहाँ पे अवस्थित है। शेखावाटी प्रदेश तो झुंझुनू, सीकर और चूरू। झुन्नू, सीकर और चूरू वाला जो भौगोलिक प्रदेश है, और झुन्नू सीकर में जो नदी बहती है उसका नाम है कांतली नदी। पूर्ण अपवा तंत्र की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? कांतली। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें क्या करने, याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न, डागलैंड किसका भाग है? तो ऑप्शन में है भोराट का पठार, करौली का पठार, आबू का पठार और चित्तौड़। सही ऑप्शन होगा करौली का पठार। यानी करौली का जो पठार है, इस पठार को जब चंबल नदी क्या कर देती है? अपर्दित कर देती है। चंबल नदी जो है वो क्या करती है? अपर्दित कर देती है। तो अपर्दित से निर्मित जो स्थलाकृति है उसे क्या कहा जाता है? डांगलैंड के नाम से क्या कहा है? संबोधित। करौली जिले में अवस्थित है और इस करौली जिले में आप सबको पता है कि इसी डांगलैंड के पास जो है वो एक मंदिर है और ये जो मंदिर है ये लक्खी मेले के लिए प्रसिद्ध है। और आप सबको पता है करौली में कौन से माता का मंदिर है जो, जिसके भगत जो है वो लंगूरिया नृत्य करते हैं। लंगूरिया नृत्य, लंगूरिया नृत्य जो है वो करौली का जो लक्खी मेला है इसमें केला देवी का जो मंदिर है, सही है, केला देवी का जो मंदिर है या केला देवी का जो मंदिर है, इसमें जो भगत आते हैं वो लंगूरिया नृत्य करते आते हैं। और वहीं पे चंबल नदी द्वारा अपर्दित जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को डागलैंड के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। भोराट का पठार तो हम कहते हैं गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य राजस्थान का जो विस्तृत पठारी भाग है उसे क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ का पठार। ये भोराट का पठार कहा जाता है। और इस पठार की विशेषता है कि ये अपवा तंत्र को क्या करता है? निर्धारित करता है। यानी अरब सागर के अपवा तंत्र को बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से विभाजित करने वाला जो पठार है वो कौन सा है? भोराट का पठार। कहाँ से? उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ तक विस्तृत है और ये राजस्थान का सबसे विस्तृत पठार जो है वो भाग माना जाता है। नेक्स्ट, आबू का पठार। तो आबू का पठार जो है वो कहाँ पे है? तो हम कहते हैं आबू का जो पठार है सिरोही में है और हम कहते हैं सिरोही में ये आबू का पठार अवस्थित है। हम कहते हैं 19 किलोमीटर लंबा व 8 किलोमीटर चौड़ा ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये
राजस्थान का सबसे कठोर भौगोलिक प्रदेशों में माना जाता है और इसे जो है वो एक महत्वपूर्ण, हम कहते हैं आबू के पठार पर माउंट आबू नगर जो है वो क्या है, बसा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो इसी आबू के पठार पर क्या है, अवस्थित है। यानी 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा जो आबू का पठार है, ये बैथोलिक का क्या माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। बैथोलित का क्या माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। और इसी आबू के पठार पर राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचे नक्की जो झील है वो क्या है, अवस्थित है। अब चित्तौड़ में आपको याद रखना है, चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ में मेसा का पठार है और ये जो मेसा का पठार है, इस मेसा के पठार पर राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है जिसे बोलते हैं चित्तौड़ का दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग, और इस चित्तौड़ के दुर्ग को या मेसा के पठार को चारों ओर से घेरे हुई जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को कहा जाता है मोर मगरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, मोर मगरा की पहाड़ी। पूछे कौन से जिले में, चित्तौड़ में। कौन से पठार को घेरा हुआ है, मेसा के पठार को। मेसा के पठार पे राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है, चित्तौड़ का क्या है, दुर्ग है। तो ये जो बातें हैं ये हमें क्या करनी है, याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और हमारे सामने ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, अरावली पहाड़ियाँ और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सही उत्तर होगा अरावली। कैसे अरावली होगा, आप सबको पता है ये राजस्थान है। और इसके बीचों बीच इस प्रकार से अरावली विस्तृत है। अरावली क्या करती है, बंगाल की खाड़ी के आने वाले जो मानसून है उसे रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा का निर्माण करती है और इन वर्षा से नदी बहती है और नदी क्या करती है, मैदान का निर्माण करती है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या की दृष्टि से, हम बात करते हैं औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके कारण निर्मित होता है, अरावली के कारण। और इसलिए अरावली को राजस्थान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा जो है वो कौन से प्रदेश को कहा जाता है, अरावली को कहा जाता है। क्योंकि अरावली के कारण, देखो अरावली जो है वो खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसीलिए राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, अरावली को कहा है। दूसरा, भारतीय मानसून को नियंत्रित जो है वो भी कौन करती है, अरावली करती है। क्योंकि अरावली जो है वो महान जल विभाजक रेखा है। और जल विभाजक रेखा क्या होती है, यानी ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जो जल को दो अलग अलग भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, वो कौन सा, अरावली। इसलिए अरावली को जो है वो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटी-फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है। तो पहला है ऊपरमाल, दूसरा है भोराट, तीसरा है भाकर और चौथा है गिरवा। तो उत्तर होगा भाकर। भाकर जो है वो सिरोही में तीव्र ढालयुक्त जो पहाड़ी प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। एक तो भाकर, ये कहाँ पे है, सिरोही में। दूसरा गिरवा, गिरवा कहाँ पे है, उदयपुर में। और उदयपुर में जो कठोर चट्टानी भाग हैं वो उत्तलाकार या हम कहते हैं तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा या हम कहते हैं उत्तलाकार जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें उदयपुर में क्या कहा जाए, गिरवा कहा जाता है। अभी हमने बात की थी भोराट का पठार। भोराट का पठार जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं भोराट का पठार है वो उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। या हम कहें गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक विस्तृत जो भौगोलिक प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है, भोराट का पठार कहा जाता है। ऊपरमाल का पठार तो हम कहते हैं भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे, चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, और बिजोलिया जो है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और भैंसरोडगढ़ है ये कहाँ पे है, चित्तौड़। तो हम कहते हैं चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत जो भौगोलिक प्रदेश है उसे रियासत काल में ऊपरमाल के नाम से क्या क्या जाना जाए। और ऊपरमाल जो रियासत है वो राणा सांगा ने जो है वो किसे प्रदान की थी, वो अशोक परमार को प्रदान की थी। यानी कहने का अर्थ है अशोक परमार जो भरतपुर रियासत से आए थे, अशोक परमार को खानवा के युद्ध में उनकी शक्ति से या उनके जज्बे से प्रभावित होकर राणा सांगा जो है
उन्होंने ये जागीर जो है ये अशोक परमार को दी थी। तो सही उत्तर होगा भाकर, यानी सिरोही में तीव्र ढालयुक्त जो पहाड़ी प्रदेश है उसे भाकर कहा जाता है, और उदयपुर में तस्त्रीनुमा या उतलाकार जो पहाड़ी है उसे गिरवा कहा जाता है। भोराट का पठार उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद कर कुंभलगढ़ तक विस्तृत पठार, और हम कहते हैं ऊपरमाल जो है वो चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजुलिया तक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वतीय चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है? तो अगर हम बात करें तो इनमें जो ऑप्शन होगा, तो आपको जो देखना इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो आप देख लो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है इनमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो खो है, और खो जो है वो 920 किलोमीटर है, 920 मीटर ऊंची है, और उसके बाद में जो भी है वो इनसे क्या है नीचे। तो सही उत्तर जो होगा वो खो होगा। खो, टाटगढ़, रोजा भाकर और बिल्लाली, ये जो है ये सही ऑप्शन होगा। यानी खो, टाटगढ़, रोजा भाकर और बिल्लाली जो है ये इन पर्वत श्रेणियों का क्या है अवरोही क्रम है। तो हम कहते हैं खो जो है वो कहाँ पे है, तो जयपुर में है। टाटगढ़ ये कहाँ पे है, ये अजमेर में है। रोजा भाकर ये कहाँ पे है, ये जालोर में है। और बिल्लाली जो है वो कहाँ पे है, अलवर में। तो ये मुख्य जो है वो पर्वत श्रेणियाँ खो जयपुर के, टाटगढ़ अजमेर में, रोजा भाकर जालोर में, और बिल्लाली जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, अलवर में अवस्थित है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न हम करेंगे वो राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी बागड़। देखो ये बागड़ होगा, बागड़ प्रदेश। तो हम कहते हैं झुंझुनू है, चूरू है, सीकर है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर इसे क्या कहा जाता है, शेखावाटी कहा जाता है। शेखावाटी यानी शेखा राजपूत के आधिपत्य के कारण इस भौगोलिक प्रदेश को शेखावाटी कहा जाता है, और शेखावाटी भौगोलिक प्रदेश को जो है वो बागर प्रदेश के नाम से क्या क्या है संबोधित किया जाता है। और राजसमंद और अजमेर, ये जो भौगोलिक प्रदेश है राजसमंद और अजमेर, इस भौगोलिक प्रदेश को मेरवाड़ा प्रदेश, मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से संबोधित, या मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से क्या करते हैं संबोधित कर। तो हम कहेंगे ये उत्तर सही होगा, जबकि ऊपर वाले जो है सीकर, झुंझुनू, चूरू ये किस में आते हैं, बागर प्रदेश में संबोधित करते हैं। और दूसरी जो बात अपने को याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि ये अर्धशुष्क भौगोलिक प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण, और सीकर और झुंझुनू जो है इसे तोरावाटी के नाम से, तोरावाटी के नाम से भी क्या किया जाता है संबोधित किया जाता है। यानी तंवर राजपूतों का आधिपत्य होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? और हमारे सामने ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भरत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भरत मैदान। तो अगर आपको ये रहा, और हम कहते हैं ये जो मैदान है राजस्थान का पूरी मैदान, ये तो किसका हिस्सा है, उत्तर के विशाल मैदान का। और अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। और ये इसका हिस्सा है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये उत्तर के विशाल मैदान का है। अरावली दक्षिण पूर्वी पठारी भाग ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग और हम कहेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं होगा, हम कहेंगे उत्तरी भरत मैदान का होगा, प्रायद्वीप ये उत्तर सही होगा इसी का है। और हम कहते तटीय मैदान नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और हम कहते उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये गलत हो। तो सही उत्तर होगा उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और हमारे सामने सही कथनों का चयन कीजिए और कूट से कूट मिलाइए। और हम कहते हैं लसाड़िया का पठार जो है वो जयसंबंध झील के
पूर्व में स्थित है। तो लसाड़िया का पठार जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं लसाड़िया का पठार जो है वो उदयपुर में है। और उदयपुर में जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में जो कटापटा पठारी प्रदेश है, इसे क्या कहा जाता है, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। तो ए, तो जिसमें ए है वो होगा, तो एक तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरा, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो नाग पहाड़ नहीं है, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है वो मरायजी या टोटगढ़ है। तो बी जहाँ जहाँ होगा वो गलत है। तो बी जिसमें है, तो एक तो ये गलत हो गया और एक ये गलत हो गया, तो 1 2 3 गलत हो गए, सही है ए और डी। तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, नहीं प्रतापगढ़ और कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। तो एक ये बात याद रखनी है। तो ये हो गया, तो उत्तर जो सही होगा वो ये होगा, शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे, एकदम सही है। शिवपुर घाट और बर जो है वो क्या है, अरावली के दर्रे हैं। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप 1 या 2 से भी 50% तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चेक करोगे तो आसान, मेरे को पता है कि आप में से अगर 4 तथ्य नहीं आते तो आपको एक तथ्य आता, और एक ही तथ्य के माध्यम से आप 50% तक जो है वो पहुंच सकते हो। अगर आपको इनमें से 2 तथ्य पता है तो आप आसानी से जो है वो उत्तर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, एकदम सही बात है कि अरावली जो है, इस अरावली के कारण जो मरुस्थल है ये पूर्व की ओर विस्तृत नहीं होता। दूसरा, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध, एकदम सही बात है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अरावली जो है वो खनिजों का अजायब घर कहलाता है, और अरावली जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो खनिज है उनके लिए क्या माना जाता है, प्रसिद्ध। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। आपको पता है कि अरावली जो है ये बंगाल की खाड़ी के जो मानसून है, इस बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाती है, और अरावली जो है वो क्या करते हैं, अरब सागर के मानसून को रोककर सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में क्या करती है, वर्षा करवाती है। तो ये गलत है, सी जहां जहां होगा वो गलत है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल क्या है, अरावली, एकदम सही बात है कि अरावली से ही राजस्थान में उद्गमित होने वाली अधिकांश जो नदियां हैं वो अरावली से निकलती है। चाहे वो बनास की बात कर लो, आप लूनी की बात कर लो, बनास लूनी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये अरावली से निकलती है। इसके अलावा लूनी की सहायक नदियाँ, और हम कहते हैं बनास की सहायक नदियाँ, चाहे हम कहते हैं बाणगंगा नदी, चाहे पश्चिमी बनास नदी, इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली से होता है। और इसमें अगर हम बात करें ए, बी और डी, तो ए, बी और डी यानी बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। तो हमने चर्चा और परिचर्चा पूरी की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाते हैं। जुरासिक युग इंपॉर्टेंट है, जुरासिक काल, और जुरासिक काल प्राचीनतम कालों में माना जाता है। और राजस्थान के कौन से जिलों में जुरासिक काल की जो चट्टानें, तो हमारे सामने जयपुर और टोंक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर यहाँ पे नहीं है, और हम कहते हैं जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राजस्थान के जुरासिक युग की क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। यानी जैसलमेर बाड़मेर जो जिला है ये जिला राजस्थान के प्राचीनतम जिलों में क्या किया जाता है, प्राचीनतम चट्टानों में गिना जाता है। एक आपने सुना बाप बोल्डर, देखो एक राजस्थान में है बाप बोल्डर्स। बाप बोल्डर्स कहाँ पे है, जोधपुर में है, और यहाँ पे जो है वो परमो कार्बोनिफेरस युग के क्या पाए जाते हैं, हिमानी के अवशेष पाए जाते हैं, हिमानी के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा हम कहते हैं भादुका गोलासम, भादुका गोलासम या भादुरा गोलासम, और ये भी कहाँ पे है, दोनों जोधपुर में, बाप और दोनों जोधपुर में हो। और यहाँ पे जो है वो परमो कार्बोनिफेरस युग का ही समुद्र के निक्षेप पाए जाते हैं, यानी समुद्री निक्षेप जो है वो भादुका गांव में, और हिमानी के जो निक्षेप है वो बाप गांव में पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं दोनों ही हैं, ये परमो कार्बोनिफेरस युग के हैं। जबकि जैसलमेर और बाड़मेर में जो हम बात करते हैं आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क जो है, इस पार्क के आसपास की जो चट्टानें हैं वो जुरासिक युग की क्या मानी जाती है, चट्टानें मानी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से? तो पहला ऑप्शन हाड़ौती का पठार, दूसरा माही बेसिन, तीसरा शेखावाटी प्रदेश और चौथा दक्षिणी अरावली। तो मुकुंदरा की पहाड़ी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये हाड़ौती प्रदेश है और इस हाड़ौती प्रदेश में यहाँ पे अर्धचंद्राकार रूप में पहाड़ी प्रदेश पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये होगा हाड़ौती का पठार। दूसरा, आकृति कैसी है? तो आकृति जो है वो अर्धचंद्राकार आकृति है और इसकी सर्वोच्च बिंदु जो है वो चांदबाड़ी है। चांदबाड़ी जो है वो मुकुंदरा पहाड़ी की सर्वोच्च बिंदु है। एक यहाँ पे याद रखना कि इसी झालावाड़ जिलों में एक उच्च भूमि पाई जाती है, डंग गंगाधर उच्च भूमि। ये झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है अवस्थित। डंग गंगाधर की पहाड़ियाँ जो है वो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, जो हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। दूसरा, अर्धचंद्राकार जो पठारी पहाड़ है उसे मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो है वो चांदबाड़ी है और चांदबाड़ी जो है वो कहाँ पे है? कोटा। वैसे मुकुंदरा की जो पहाड़ी है वो मुख्य रूप से कोटा में है और आंशिक रूप से झालावाड़ जिले में क्या है अवस्थित है। माही बेसिन जो है, इस माही बेसिन में हमें याद रखना है कि माही नदी के जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश को एक नाम दिया जाता है मेवल प्रदेश या हम कहते हैं देवल प्रदेश। दूसरा, माही नदी का जो प्रदेश है इसे कहा जाता है बागड़ प्रदेश। दूसरा, इसी प्रदेश को एक नाम दिया जाता है और वो नाम जो है वो कहा जाता है पुष्प प्रदेश। और आपको पता है कि पुष्प प्रदेश में जो शराब है वो महुआ के फूलों से बनती है और उसे क्या कहा जाता है? मावड़ी कहा जाता है। यानी आदिवासी लोगों द्वारा जो देसी शराब बनाई जाती है वो मावड़ी कहा जाता है। मावड़ी की जो शराब है वो किससे बनती है? महुआ के वृक्ष से, और महुआ के जो फूल है उसके कारण इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? माही बेसिन या पुष्प प्रदेश कहा जाता है। कहाँ पे है? तो हम कहते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर। शेखावाटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर। और दक्षिणी अरावली में हमने बात की उदयपुर सिरोही वाला जो बेल्ट है वो मुख्य रूप से दक्षिण। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हम कहते हैं 10.41%। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41। आपको पता है भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का स्थल भूमि का 0.25% हिस्सा जो है वो केवल और केवल कहाँ पे? विश्व के क्षेत्रफल का जो भौगोलिक प्रदेश है वो यहाँ पर क्या है? विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। वृहत सीमाभ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? और उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी। तो ग्रेट बाउंड्री या जीबीटी बोलते हैं या इसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो एक स्थान है बेंगू। बेंगू कहाँ पे है? चित्तौड़ में। ये चित्तौड़ से प्रारंभ होती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और हम कहते हैं ये इस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ होती है और इस प्रकार से ये जो है वो राजस्थान। तो हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश है यहाँ पे। खूब बार एग्जाम आया जीबीटी, वृहत सीमाभ्रंश ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, और हम कहते हैं बेंगू से प्रारंभ होती है। और हम कहते हैं राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो अगर हम बात करें तो इनमें सबसे आपने को जो देखना है इनमें सबसे ऊंची तो जरगा जो है वो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है।
लेकिन सिरोही राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है वो पहले नंबर पर जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरे पर शेरगढ़, तीसरे पर देलवाड़ा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है शेरगढ़, जरग्गा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। तो एक से ही हमारा उत्तर जो है वो निकल गया। तो गुरु शिखर, शेरगढ़ और देलवाड़ा जो है वो राजस्थान की सर्वोच्च है और तीनों जो है सिरोही में। और उसके बाद में जरग्गा है जो उदयपुर में है, चौथी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट जो है आज की क्लास जो है, इस क्लास में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आप जो है लगन से तैयारी करेंगे तो निश्चित जो है सफलता वो जरूर प्राप्त होगी। छोटी मोटी जो कठिनाई आती है उनसे कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ठोकरें ही इंसान को क्या करते हैं? मजबूत बनाते। और हमेशा एक बड़े और बुजुर्ग हमें एक बात कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती और अकल जो है वो बचीड़ खाने से आती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि लगातार अगर हम सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो उन प्रयासों में हम जरूर 2-3 बार गिर जाएंगे, लेकिन गिरने के बाद में अगर हम खड़े होने की हिम्मत रखते हैं तो हम एक दिन जो है वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और जो गिर जाता है और उठने की कोशिश नहीं करता उसे सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होती। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।